Hello friends, welcome to my channel. So this is my first video about Mint analysis of 28th Feb. So let's look at the headlines. First is NSC probe to focus on unlawful gains. तो ये केस अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो इनकी हेड थी रामकृष्णा, उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी थी अपने रिलेटिव से, जो इनके ऑफिस में भी काम करते थे और वैसे भी। तो उसके ऊपर सीबीआई जो है वो प्रॉब कर रही है और उन्होंने सीबीआई ने सेबी से भी क्वेश्चन किया है कि ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये इरेगुलरिटीज़ तुम्हारे होते हुए कैसे आई। तो अभी इसके ऊपर एक केस चल रहा है। इसके अलावा एक जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने अपने बैकएंड सर्वर पे कुछ ब्रोकर कंपनीज को जो है एक्सेस दिया हुआ था। तो क्योंकि वो जल्दी एक्सेस कर पा रही थी इंफॉर्मेशन की वजह से, तो उनको काफ़ी सारे अनलॉफुल गेन हुए हैं। तो ये जो है उसके ऊपर अभी थोड़ी चल रही है, बातचीत चल रही है, सीबीआई कर रही है। एंड देन सेकंड इज इन ट्रेड पैक्ट विद यूके, इंडिया टू सीक ड्यूटी कट्स ऑन टेक्सटाइल। तो ये बात ये है कि इंडिया जो है काफ़ी बायलेटरल ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है यूके के साथ, और इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर ये सोचा है कि बाय 2030 जो इनका ट्रेड है वो मोर देन डबल हो जाना चाहिए, ये इनका टारगेट है। और जो इसमें सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं वो इंडिया फोकस कर रहा है, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, इजी एक्सेस फॉर फिशरीज, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो ये अभी बात चल रही है और ये सेकेंड राउंड है। इससे पहले भी एक आ चुका है एफटीए जो साइन हो चुका था बिटवीन यूके एंड इंडिया। नेक्स्ट इज महिंद्रा टू इन्वेस्ट 3000 करोड़ फॉर ईवी पुश ओवर नेक्स्ट 3 years। तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही हैं और ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेशंस ने मिलके एक टारगेट सेट किया है कार्बन ज़ीरो का, ज़ीरो कार्बन एमिशन। तो उसकी वजह से जो ग्रीन सेक्टर है, ईवीज, सोशल, सोलर पैनल्स, तो इन सारी कंपनीज में काफ़ी सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने भी अभी एक किसी ग्रीन कंपनी में इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट वो काफ़ी टाइम से करती आ रही है, तो इसलिए ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट इज न्यू ई इनवॉइसिंग रूल टू ब्रिंग 180K मोर फर्म्स इनटू जीएसटी कंप्लायंस फोल्ड। तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो बढ़ जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर अबव ₹20 करोड़ है उनको भी फाइल करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो इंक्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 कंपनीज थी जो जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड थी, अब वो 100 से 175 हो जाएंगी। तो एक इसमें रिवेन्यू काफ़ी ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज भारत पेज ग्रोवर फेल्स टू गेट इमरजेंसी रिलीफ फ्रॉम एसआईएसी। तो ये एक पूरी पीछे काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि भारत पे के जो अश्नीर ग्रोवर हैं, ये शुरू यहाँ से हुआ कि इनको नायका में कुछ शेयर्स खरीदने थे आईपीओ में, और इन्होंने डील करा हुआ था कोटक से कि मुझे फाइनेंसिंग चाहिए कि उसके लिए, और कोटक ने हाँ भी बोल दिया था, बट इनको किसी तरीके से वो फाइनेंसिंग नहीं मिली। तो इनकी एक रील भी रिलीज हुई, फ़ोन कॉल भी रिलीज, कह रहे थे कि फेक फ़ोन कॉल है, पर एनीवेज तो वो रिलीज हुई थी जिसमें इन्होंने कोटक एम्प्लॉयज़ के ऊपर अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए थे। तो मेरे ख्याल से अभी इनकी जो फर्म है उनको काफ़ी इमेज हर्ट हुई। तो इसकी वजह से इनके ऊपर, अश्नीर ग्रोवर और इनकी वाइफ के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एक क्लॉज होता है एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली कुछ गाइडलाइन सेट होती हैं कि जो फाउंडर है या जो को फाउंडर है उनको किस सिचुएशन के अंडर जो है वो कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। तो कंपनी ने, भारत पे ने, उस एओए की जांच पड़ताल करने के लिए पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट किया और उसमें देखने के लिए कि एक्चुअल में वो अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। उनकी वाइफ के खिलाफ वो एनीवेज कुछ भी एक्शन ले सकते हैं क्योंकि वो फाउंडर नहीं थी, ना ही को फाउंडर थी। तो ये उसी के बारे में है। और अभी रीसेंट न्यूज़ ये है कि जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड करने से मना कर दिया है अश्नीर ग्रोवर को। नेक्स्ट, पॉलिसी अनसर्टेनिटी रिस्क ऑन द वर्ज ऑफ अ सर्ज। तो जो हमारा जो बजट सेट हुआ था
और जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं वो काफ़ी अनबैलेंस्ड हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से सबसे पहली बात ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, इकोनॉमीज़ जो हैं, सेकेंड इज इकोनॉमीज़ जो हैं वो ऑलरेडी कोविड कोविड की वजह से एक हिट ले चुकी थी। तो ये दोनों चीज़ें मिलके इन्फ्लेशन को काफ़ी हाई पुश कर सकते हैं। और दोनों टाइप की इकोनॉमीज़ जो इन्फ्लेशन जो रेट्स जो हैं वो डाउन कर रही हैं और जो रेट्स जो हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, दोनों टाइप की इकोनॉमीज़, उनकी जो बजट्स हैं जो उन्होंने पॉलिसीज निकाली है उनको अफेक्ट करने वाली है ये कॉन्फ्लिक्ट। अभी हम आगे भी देखेंगे कि आरबीआई ने इसके ऊपर क्या लिया है या क्या नहीं लिया है स्टैंड। नेक्स्ट इज इनक्रेड्स न्यू एआईएफ टू इन्वेस्ट इन लिस्टेड कंपनीज। तो ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि आज तक हम देखते आ रहे थे तो एआईएफ्स को बेसिकली फॉरेन में हेज फंड्स कहते हैं। हमारे यहाँ पे हेज फंड्स नहीं है, हमारे यहाँ पे एआईएफ है, which is alternative investment funds, you can see it here, alternative investment funds। तो इनक्रेड्स जो है अपना सेकंड एआईएफ लेके आ रही है। ये एक ट्रेंड है कि मोर एंड मोर एआईएफ जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। ये पहले इसलिए नहीं होते थे क्योंकि इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा थे, और अब कहीं ना कहीं वो जो है चेन ब्रेक होती नज़र आ रही है, और इसने एक और नई अपना नया एक एआईएफ शुरू किया है जो कि एक 4 ईयर क्लोज्ड एंड फंड है फोकसिंग ऑन कैपेक्स, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या रेट, क्या ग्रोथ रेट देख रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो दिस इज अ ट्रेंड आई वांटेड टू फोकस ऑन। नाउ नेक्स्ट इज यूरोपियन इंडस्ट्री फेसेस श्रिंक और शिफ्ट डिसीजंस ऑन एनर्जी लेड पेन। तो जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी कोविड की वजह से एक हिट ले चुकी थी, और जो फर्म्स हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है राइज कर रहे थे, तो उनको अपनी प्रोडक्शन में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। बट अब जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूके की रशिया यूक्रेन की वजह से, उसकी वजह से इनको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है कि या तो ये श्रिंक करेंगी अपनी प्रोडक्शन या फिर इनको अपनी कंपनीज ही शट डाउन करनी पड़ेंगी। तो ये थी दूसरी न्यूज़। देन नेक्स्ट इज Mondelez expects business in India to hit $2 billion by 2030। ये Mondelez और कोई कंपनी नहीं है, ये वही कंपनी है जो कैडबरी सिल्क बनाती है, और इनका जो 72% ऑफ जो इंडियन बिजनेस है वो सिर्फ कैडबरी डेयरी मिल्क, कैडबरी 5 स्टार और पर्क की वजह से आता है। तो ये एक टारगेट है जो उन्होंने अपने लिए सेट किया है, $2 बिलियन बाय 2030। नेक्स्ट इज AI विस्तारा टू हेल्प ईच अदर इन फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस। तो जैसे आप जानते होंगे कि एयर इंडिया का अभी एक नया सीईओ जो है अपॉइंट किया गया है, विच इज़ इल्कर एसी। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट इट्स इल्कर एसी। सो उन्होंने अभी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेटर करने की सोची है। तो एयर इंडिया की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस किया जाएगा, उनकी जो कस्टमर सर्विसेज हैं जैसे कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं उनको इन्हेंस करने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए इन्होंने एक 100 डेज प्लान जो है सेट किया है, जिसमें कि उसमें से एक पार्ट ये भी है कि इन्होंने कोशिश करी है कि अगर एयर इंडिया के ऊपर इनकी जो पैसेंजर्स जो हैं अगर उनको फ़्लाइट्स की ज़रूरत पड़ी, अगर एयर इंडिया को फ्लीट्स की ज़रूरत पड़ी, तो विस्तारा जो है वो इनकी हेल्प करेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर विस्तारा को अपनी फ़्लाइट्स अरेंज करने के लिए एआई की फ्लीट में से कुछ एयरप्लेन्स चाहिए तो वो भी ऐसा कर सकती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है जो अभी लिया गया है, क्योंकि ये एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ से मैं देख रही हूँ। और काफ़ी इनोवेटिव लगा मुझे कि टाटा जो है, टाटा ग्रुप जो है वो कितने अच्छे से अपनी एसेट्स को मैनेज कर रहा है इस वक्त में, स्पेशली फॉर एयर इंडिया विच वॉज एक्चुअली सेटअप बाय टाटा ग्रुप। एंड देन नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक लाइकली टू होल्ड ऑफ रेट हाइक्स फॉर नाउ। तो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, तो आरबीआई ने ये स्टैंड लिया है कि अभी हम अपने जो रेट्स हैं ना वो बढ़ाएंगे ना वो कम करेंगे। जबकि जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पब्लिक है, वो ये कह रही है कि ऑयल प्राइस जब बजट अनाउंस किया गया था तब ये सिचुएशन नहीं देखी गई थी कि रशिया जो है वो अटैक कर देगा। तो उनकी जो एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आई थिंक 85 डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से उन्होंने बजट सेट किया था, बट अब जो है वो $100 ऑलरेडी टच कर चुका है। तो पब्लिक कह रही है कि कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए आरबीआई को, जबकि आरबीआई कह रहा है कि
ये जो इन्फ्लेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से हो रहा है। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स मतलब कि जैसे चिप शॉर्टेजेस आप कह सकते हो, तो चिप शॉर्टेजेस और ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी शॉर्टेज है और उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इनका अभी भी यही कहना है कि नहीं, हम अभी रेट्स जो हैं वो ना हाइक करेंगे ना लो करेंगे। तो वहीं पे रुका हुआ है आरबीआई, जबकि पब्लिक कुछ और ही चाहती है। क्योंकि 85% जो इम्पोर्ट है, 85% जो ऑयल डिमांड है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो पब्लिक इसको ऐसे देख रही है कि ऑयल पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हमारी पॉकेट्स पे हर्ट होगा, तो आरबीआई को कोई स्टेप लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ईयू टाइटन सैंक्शन शट्स एयरस्पेस टू रशियन प्लेन्स। तो ये पहले भी बात हुई कि अगर रशिया ने कोई वॉर छेड़ी तो उसके खिलाफ सैंक्शंस करे जाएंगे। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ना कि सिर्फ रशिया पे सैंक्शन करने की सोच रहा है, जब बल्कि जो उसका एक अलाय है बेलारूस, उसके ऊपर भी अ, उसके ऊपर भी कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सोच रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखो तो यूक्रेन के ऊपर पड़ता है बेलारूस और उसके साउथ में है क्रीमिया, और दोनों तरफ से अटैक हो रहा है इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइड से जो रशिया कर रहा है। तो ईयू ने काफ़ी सैंक्शन लगाने की सोची है रशिया पे, इंक्लूडिंग बेलारूस एज वेल। और जो सेकंड स्टेप ईयू ले रहा है वो ये है कि वो वेपन्स जो है सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, ताकि वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर सके। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी जैसे जो अलग प्रोफेशन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर, वो भी वेपन्स जो हैं पकड़ के खड़े हुए हैं अपनी देश की रक्षा करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, तो जो क्विव के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अर्ज किया था एलॉन मस्क से कि वो अपनी जो स्टारलिंक सैटेलाइट है उसको एक्टिवेट कर दें यूक्रेन में, क्योंकि इस वॉर की वजह से उनके कम्युनिकेशन चैनल्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और ये भी कहा जा रहा था कि उनके ऊपर साइबर स्पेस अटैक किया गया है बाय रशिया। तो उसकी वजह से उनके कम्युनिकेशन सिस्टम जो है काफ़ी अनस्टेबल हो गया है। और वॉर में एक ये जो है कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कैपिटल स्टेट कंट्री किसी के लिए भी। तो एलॉन मस्क ने एक्चुअल में एक्टिवेट कर दिया है स्टारलिंक सैटेलाइट यूक्रेन में। सो दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एंड this is all we have in today's newspaper. I hope it will help you, and please, if you like it, then hit the like button and subscribe to my channel. I will post a video each day. So, thank you.